आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ओरिजिनल एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर से जेल निकालना हमें काफी मुश्किल लगता है। अगर हम इसको अलग भी कर लें तो इसको जेल की शक्ल में बनाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसको मिक्स करने के लिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, फिर हमें इस ग्राइंडर को धोना भी पड़ता है। मतलब ये हमें ना काफी मुश्किल प्रोसेस लगता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप मिनटों में एलोवेरा से इसकी जेल बना लेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक कॉम्ब। ये बिल्कुल नया कॉम्ब है, मतलब इसका इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये इसका एक दांत टूट गया था। इसको आपने एलोवेरा जेल पर रब करना है। एलोवेरा के इस्तेमाल से पहले आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, जैसे मैंने इसको धोया था, ताकि इससे मिट्टी वगैरह उतर जाए। एलोवेरा वैसे भी बहुत फायदेमंद होती है। इसको आप अपने बालों में, फेस में और जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि आपकी जहां तक सोच भी नहीं जाती होगी। इस तरह से रब करके आपने सारी एलोवेरा जेल को निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये स्मूथ सी जेल हमारे पास आ गई है। अब आप इसको बालों में लगाएं या स्किन में या फिर खाएं। अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको ठीक करने में ना हमने ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है और ना ही ब्लेंडर का, बल्कि हमने इसको हाथ से ही बिना मेहनत के जेल में तब्दील कर लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बाजार से दही मंगवाते हैं या घर में बनाते हैं तो बाज दफा वो बहुत ज्यादा खट्टा बन जाता है। खट्टा दही ना तो हम बच्चों को देते हैं और ना ही खुद इसका इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे आप खट्टे दही को मीठे दही में तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पहले दही से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है, लेकिन इस दही में बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है, इसलिए आपने इसमें से पानी नहीं निकालना। अक्सर ये पानी ही ज्यादा दही को खट्टा करता है। जब आप इसमें से पानी निकाल लें, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है जिसको आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पानी ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, बस रूम टेम्परेचर का हो। फिर आपने इस दही को पानी डालकर एक रात के लिए ढांप कर फ्रिज में रखना है। अगर आप इसको ज्यादा देर नहीं रखना चाहते तो 2 घंटे लाजमी रखें। तो मैं भी 2 घंटों के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। अब आपने लेनी है एक चाय की छलनी। इसमें आपने किसी कपड़े को रखना है। कपड़ा सूती और मलमल का होना चाहिए। इसमें आपने दही को डालना है और फिर इसका पानी खुद से ही निकल जाएगा। तो पानी को निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसका सारा पानी नीचे बॉल में चला गया है और अब ये दही मीठा हो गया है। एक और छोटी सी टिप याद आई तो सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि उससे भी आपको फायदा हो। अगर दही को आप इस तरह से मीठा नहीं बनाना चाहते तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, वो भी इसका पानी उतारने के बाद। तो फिर आप देखना कि आपका दही बिल्कुल मीठा हो जाएगा। ये दोनों तरीके ही बहुत बेस्ट हैं। आपको जो भी आसान लगे उसको फॉलो कर लें। अब आप इस दही को खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब इसमें से खटास मुकम्मल खत्म हो गई है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये आपने दानेदार ही लेनी है। शुगर पाउडर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें चीनी का दानेदार होना बहुत जरूरी है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1/2 टीस्पून पानी भी ऐड कर देंगे। अक्सर हमारे घर में कॉकरोच बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिनसे जान छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। इस सोल्यूशन से आपके घर से हर तरह के छोटे बड़े कॉकरोच मिनटों में गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है थोड़ी सी रुई। इसके छोटे छोटे से पीसेस पर आपने इस सोल्यूशन को लगाना है। आप इन रुई के टुकड़ों को हर उस जगह पर रखें जहां पर आपको कॉकरोच परेशान करते हैं। अक्सर फ्रिज में भी छोटे छोटे से कॉकरोच हो जाते हैं जो हमारी जान ही नहीं छोड़ते, हमारे खाने पीने की चीजों में घुस जाते हैं जिससे वो जाया हो जाती हैं।
इस तरीके से अगर आप फ्रिज में भी इन रुई के टुकड़ों को रखेंगे तो आपकी फ्रिज से कॉकरोच मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। आप इन रुई के टुकड़ों को किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि किचन में भी कॉकरोच बहुत ज्यादा जर्म्स पैदा करते हैं। आपकी किचन में से भी कॉकरोच से जान छूट जाएगी। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बरसात के मौसम में फिंगर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत तकलीफदा मरहला होता है, या फिर हमारे नेल्स के इर्द गिर्द स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इस स्किन से भी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आपकी मिनटों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आपको दर्द से फौरन से राहत मिल जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल। इसकी आपने फिंगर के हिसाब से शेप बना लेनी है। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी जहां पर मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं आपके लिए डेली बहुत ही अच्छी सी वीडियोस लाती हूँ, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर फिर भी कोई अहम बात मुझसे मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। इसी तरीके से आपने अपने फिंगर्स के नाप से एल्युमिनियम फॉइल को फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमने एल्युमिनियम फॉइल के सारे फिंगर्स बना ली हैं। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक ग्लास में नीम गर्म पानी। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। यहाँ पर पानी मैंने बहुत कम लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जैतून का तेल। अगर आपके घर में जैतून का तेल नहीं है तो आप सरसों का या फिर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी तेल आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। अब हम इन दोनों चीजों को मिक्स करके इस पानी को एल्युमिनियम फॉइल के फिंगर्स की शेप में डालेंगे। आपने ये पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। फिर आप इनको पहन लें। आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको पहन लेना है। फिर आप इसका कमाल देखना कि आपको फौरन से दर्द से राहत मिल जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल में ऐसी जबरदस्त क्वालिटी होती है जिससे आपको हीट मिलेगी। मतलब अगर आपके हाथों पर हीट आएगी जिससे आपको फौरन से सुकून मिल जाएगा। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको समोसों का आटा गूंदना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप पूड़ियों का आटा भी गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है हाफ kg मैदा। इसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी-स्पून नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं और इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हम पहले इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूड़ियों का आटा गूंदते हुए आपने बस इसमें जीरा का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पूड़ियों में जीरा पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से पानी के साथ गूंद लेंगे। आपने इस आटे को ना ठंडे पानी से गूंदना है और ना ही गर्म पानी से। पानी बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अक्सर खवातीन की यही शिकायत रहती है कि उनकी पूड़ियां या फिर समोसे वगैरह अच्छे नहीं बनते, मतलब ज्यादा फूलते नहीं हैं। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी पूड़ियां भी फूली फूली सी बनेंगी और आपके समोसे भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और एक बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि आटा ना तो ज्यादा नरम होना चाहिए और ना ही सख्त। अक्सर खवातीन बहुत सख्त आटा गूंद लेती हैं। आपने समोसों का बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना, बल्कि जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं इस आटे को भी वैसे ही रखें। तो ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे और फिर इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए। अगर हम आटे को ऐसे रख दें तो ये बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, लेकिन इस तरीके से ये जल्दी खुश्क नहीं होगा। अब आपने इस पर इसका कैप देकर नहीं रखना, बल्कि आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसके साथ आपने आटे को कवर करना है। एक बात का यहाँ पर भी ध्यान रखें कि इस मैदे को गूंद कर आपने फौरन से इसके समोसे वगैरह नहीं बनाने, बल्कि इस आटे को कम से कम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और फिर एक दफा इसको हाथों से गूंदें। फिर इससे समोसे बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं आपके समोसे कैसे बने हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हम सुई के साथ कपड़ों को सिलाई करते हैं।
या फिर अगर तरपाई वगैरह करनी हो तो वो भी हम सुई से ही करते हैं। लेकिन अक्सर सुई का टॉप वाला पार्ट मोटा हो या फिर इस पर जंग लग गया हो तो ये सिलाई ही नहीं करती। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अगर सुई का टॉप वाला पार्ट अगर मोटा भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, और अगर इस पर जंग भी लगा हो तो फिर भी वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है नेल कटर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसके इस वाले पार्ट पर आपने सुई को रब करना है, जहां से हम अपने नेल्स को ठीक करते हैं वहां से। इस तरह से रब करने से अगर आपकी सुई का टॉप वाला पार्ट मोटा है तो इस तरीके से वो छोटा हो जाएगा, और अगर इस पर जंग लगा है तो जंग भी उतर जाएगा। अगर हमने मोटे कपड़ों को सिलाई वगैरह लगानी हो तो सुई कपड़ों के अंदर नहीं जाती, जिससे हमारी फिंगर्स दर्द करना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस पर हमारी मेहनत बहुत लगती है। अब मैं आपको इससे सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी आसानी से सुई इस कपड़े से निकल रही है और इस पर हमारी ज्यादा मेहनत भी नहीं लग रही। आपके साथ भी अगर सेम यही प्रॉब्लम होती है तो आप आज ही इस टिप को फॉलो करके देखें। इससे आप अपना वक्त और मेहनत दोनों बचाएं। और खास बात ये है कि इसके इस्तेमाल से आपके हाथ भी दर्द नहीं करेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।